ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपनी ओर से सदन के नेता होने के नाते पूरे सदन के माननीय सदस्यों की ओर से आपके जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सतायु हो, लंबे समय तक राज्य और देश की सेवा करते रहें, ये हम सबकी भावना है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी खुशखबरी ये है कि पिछले दिनों में, अभी हाल ही में जो अच्छा मानसून आया है उसके लिए सबको बधाई, आप सबको बधाई। पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे मानसून की बरसात हुई और जो चिंता की लकीरें हैं हम सबके चेहरे पे और माथे पे आ रही थी, उसे छुटकारा मिला, उसके लिए पूरा प्रदेशवासी आप सभी बधाई के पात्र हैं। इंद्रदेव की बड़ी कृपा हुई, कह सकता हूँ मैं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा हुई, कह सकता हूँ मैं। उन पे तो कब्जा आपका नहीं है खाली। जय श्री राम। अब जय श्री राम जो है उस पे आपने कब्जा कर लिया। क्या हमारे लोग खुश नहीं हुए? मैं बोला जय श्री राम, सब खुश होते हैं, पर दुर्भाग्य ये है आप कब्जा कर लेते हो, जैसे गांधी जी पे कर रहे हो, सरदार पटेल पे कर रहे हो, अंबेडकर साहब पे कर रहे हो। ये गलत है, ये गलत है। जय श्री राम, श्री राम का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम होता है। हम उस नारे को भी, उनके नाम को भी इस रूप में हम अध्यक्ष महोदय ले आए लोगों के बीच में, जिससे लोगों में अशांति पैदा हो, गुस्सा पैदा हो, ये अच्छी बात नहीं होती। दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से मैंने कहा जय श्री राम, सब खुश हो गए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे प्रदेशवासी हो। कोई अल्लाह अकबर बोल जाए और कोई ऐतराज करे या कहे आप जबरदस्ती बोलना पड़ेगा आपको, वो गलत है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये गलत है। मन से कोई बोले अच्छी बात है, पर जय श्री राम को लेके भी अगर हम लोग इस प्रकार से माहौल बनाएंगे तो ये देश कहाँ जाएगा। चिंता ये लगी हुई है अध्यक्ष महोदय, संघीय ढांचा है देश के अंदर। संघीय ढांचे में राज्य निर्भर करते हैं, केंद्र पर निर्भर करते हैं कई बातों के अंदर। अभी नेता प्रदेश महोदय बता रहे थे हम लोगों को, और उसी रूप में हम लोग सब मिलकर के, राज्य सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, केंद्र में सरकार चाहे कोई पार्टी का है, जनता माई बाप होती है। जनता माई बाप होती है, जो वो एक बार चुन लेती है तो हम सबका ये दायित्व होता है, भावना होती है, कामयाब हो और देश हित में और जन कल्याण में अपनी भूमिका अदा करे। पर जो माहौल बना है देश के अंदर वो चिंताजनक है। इसलिए मैंने कहा कि मानसून अच्छा आया, सब खुश हो गए। नागौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के राजस्थान को सम्मान मिलने जा रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा था 20 साल पहले, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा अभी नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हमारे वक्त में बहुत जंप हुआ है शिक्षा के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पर क्यों हुआ है इसकी रिसर्च करो। 99 के अंदर हमारी सरकार आई थी, तब मुश्किल से लड़कियों की शिक्षा तो 6% हो गई SC/ST की। SC के ST के इतने परसेंटेज डाउन थे। अध्यक्ष महोदय, आप उस वक्त में पंचायत राज मंत्री थे, और एक साथ में, मैंने पहली बार कहा पिछली बार यहाँ पर, एक साथ में जो हमारा 50 वर्ष हुआ था राजस्थान को, स्वर्ण जयंती दिवस चल रहा था,
राजीव गांधी शहीद हो चुके तो भारत रत्न में आवाज उनको, प्रधानमंत्री रहे हुए थे, तो उनके नाम से हमने कोई जुल्म नहीं किया, गुनाह नहीं किया। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती राजस्थान का पाठ था। और गांव का टीचर गांव में लग जाए तो कम से कम गांव और ढाणियों के अंदर, आप देखते हैं गांव में जाते नहीं टीचर्स, खाली पड़े रहते हैं, डॉक्टर नहीं जाते हैं, नर्स नहीं जाती है, तकलीफ सबको होती है। और पूरे देश में हालात यही है। उस वक्त में जो स्कूलें खुली, 23,000 स्कूलें खुली, पहली बार लड़के लड़कियां गांव के ढाणियों में, उसको आप भूल जाते हो। आपको ये कहना चाहिए था, आपने कंपेयर किया 2008-9 को। शिक्षाकर्मी और लोक जुम्बिश के माध्यम से ये सारे स्कूल और सारे प्रयोग हमने उसके पहले 5 साल पहले से कर दिया था। आपने कंपेयर किया बजट को आपके हमारे सेकंड टर्म से 8-9 से 12-13 तक, 13-14 तक कंपेयर कर दिया पिछली सरकार को। आपको कंपेयर करना तो फिर आप 98 से करते, तो आपको मालूम पड़ता है कि उस वक्त हालात क्या थे देश के अंदर। आज आप इतने प्रबंधन की बात करते हो, शेखी बगा रहे हो आप इस सरकार के वक्त की भी। मैं बताऊंगा आपको कि आपका कुप्रबंधन किस प्रकार का रहा है। आंकड़े आपके पास में हैं, उन आंकड़ों का आपने भी बताया सबको, मैं भी वही आंकड़े बताऊंगा आपको। और बताऊंगा आपको जिस प्रकार से हमारी स्थिति थी उस वक्त में, 98 से लगा करके 2003 तक जब सरकार आपकी बनी, कोई सोच नहीं सकता था पूरे देश में पंजाब हो, आसाम हो, बिहार हो, तनख्वाह नहीं मिल रही थी कर्मचारियों को, ओवरड्राफ्ट चलते थे, अपनी बिल्डिंगों को, गवर्नमेंट बिल्डिंगों को मोर्गेज करके चुका देते, तनख्वाहें चुका, वो राज्य, वो वक्त था उस वक्त में। और हमारे यहाँ पे हम लोगों ने जिस प्रकार से शानदार प्रबंधन किया, वित्तीय प्रबंधन किया, अपने चंद्रमल निवेद का नाम लिया, अच्छा लगा, प्रद्युमन सिंह जी आए उसके बाद में, पर हम लोगों का शानदार प्रबंधन रहा। उस कारण से उस वक्त का अकाल सूखे का मुकाबला जो हमने किया राजस्थान के अंदर, 3-4 लगातार अकाल पड़े थे। आपको तो इस बात का स्मरण होगा, हम कोई घबराए नहीं, हमें बदनामी की गई आपके नेताओं द्वारा। आप नेता आज तो या नहीं हैं, पता नहीं आज वो आपके नेता है कि नहीं, मुझे पता नहीं, पर आज वो यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान का दिल्ली की सड़कों पर भीख मांग रहा वाजपेयी गवर्नमेंट से, गेहूं की भीख मांगता फिर रहा, कटोरा लेकर फिर रहा है। मैंने कहा वसुंधरा जी, मुझे गर्व होगा राजस्थान की जनता की भूख मिटाने के लिए अगर भीख मांगू गेहूं की तो मुझे गर्व होगा, शर्म नहीं आएगी। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे, इतना अकाल भयंकर पड़ गया है, भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरी गवर्नमेंट के रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा, मेरा संकल्प। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किए गए उस वक्त के अंदर 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया देश के अंदर। पूरे देश में नंबर 1 हम आए थे फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी। सेकंड आया था वेस्ट बंगाल 1600 मेगावाट पे। तो हमारी सरकार ने हमेशा वित्तीय प्रबंधन करने में, अच्छे प्रबंधन करने में कमी नहीं रखी। कर्जे की बात आपने खुद ने स्वीकार करी, कर्जा बढ़ते रहते, ठीक कहा आपने। हमने कहा उस वक्त में भाई से कहा साहब, जब सरकार चली गई उनकी, तो हमने कहा आपने हमें कर्जा दिया, उन दिनों से कर्जे लेने की शुरुआत हुई है। उस वक्त का होगा, उस वक्त की रेट इन्फ्लेशन के बाद में 20 साल में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। आप अभी कंपेयर करें तो सब बातों को, हमारी गवर्नमेंट ने 8 और 13 के बीच में क्या खर्च किए हर मध्य, आपने कंपेयर किया अपने वक्त से, कितना इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसी ढंग से खर्च बढ़ते हैं। परसेंटेज आपने बताया ही नहीं, खाली आपने अमाउंट बता दिया, अमाउंट तो बढ़ता ही है। किस परसेंटेज में आपने रखा राजस्थान को हर विभाग के अंदर, वो बात की जाती है, वो मौजी बात होती है। जैसे मैं ये कहूँ आपको, हमने जो ये बजट पेश किया है, डेफिसिट बढ़ने के बावजूद भी हमने 9.74% की बढ़ोतरी की है।
पिछले बजट से। लक्ष्य रखा है सर्वांगीण विकास। एक प्रोग्रेसिव दस्तावेज के रूप में मैंने पेश किया आपके माननीय सदस्यों के सामने। सरकार की जो हमारी नीति है वो जन घोषणा पत्र से प्रेरित होकर के बनाई गई है और 50,000 करोड़ तो कल ही हमने सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा और सिंचाई पर प्रावधान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इस रूप में जो हमने शुरुआत करी उसमें पिछले बजट से पहला वर्ष हमारा अभी शुरू हुआ है, 6 महीने हुए हैं। हमने सामाजिक क्षेत्र में जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कल्याण आदि आते हैं, पिछले 1094 करोड़ रुपए मतलब 18-19 की तुलना में 15% पैसा अधिक रखा जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, परिवहन में 1,456 करोड़ रुपये अधिक रखे जा रहे हैं। शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति में 16% पैसे अधिक रखे जा रहे हैं। कृषि व अन्य संबंध क्षेत्र में 15% अधिक पैसा रखा जा रहा है। ये हम लोग बता रहे हैं, परसेंटेज बता रहे हैं, अमाउंट में नहीं रख रहा हूँ आपके सामने। जैसा आपने रखा तो कहाँ 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, कहाँ बात की बात कर रहे हैं। ये तो मेरा पहला साल है, अभी सरकार शुरू हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सरकार बनते ही हमारी पहली कैबिनेट में हम लोगों ने जो पेंशन में बढ़ोतरी करी है, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, निःशक्तजनों के लिए, उसके कारण 3,000 करोड़ की वृद्धि हुई और अब 7,120 करोड़ मैंने प्रावधान किया इस बजट के अंदर। किसानों के लिए आपको मालूम है कि हमारे दिल में क्या है, आप सब जानते हैं। इसलिए पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 72,000 करोड़ के कर्जे माफ़ किए थे देश के अंदर। आपने कर्जे माफ़ किए, अभी आप उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो बार बार उसको रिपीट करके, क्योंकि आप पहचान नहीं पा रहे हो कि हमने कर्जे माफ़ पूरी तरह सीसी बैंक के, भूमि विकास बैंक के कैसे कर दिए। पहले मैंने कहा नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल बैंक, ग्रामीण बैंक, उनसे बातचीत चल रही है। मैंने कोई बात छिपाई नहीं आपसे, मैंने कहा बताया आपको। परंतु ये तो आप मानेंगे, वो तो मानेंगे दिल से या जवान से? जवान या दिल बोल रहा आपका? बहुत शुक्रिया आपका। पर ये तो मानेंगे कि 8,000 करोड़ कर्जे माफ़ करने की घोषणा करी आप, 8,000 करोड़ की। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा, ये आप क्यों नहीं मान रहे हो कि आप 2,000 करोड़ चुका पाए? वो भार भी हमारे ऊपर आगे पड़ गया, ये तो मानो कम से कम। आप ये क्यों नहीं मानते हो बजटरी प्रोविजन ज़्यादा पहले खर्च कर दी चुनाव के पहले आपने सब विभागों के अंदर, तो 9,000 करोड़ का भार हमारे ऊपर पड़ गया। बाद में हम लोग बदनाम हुए, सरकार नहीं बनी और सारे पेमेंट बंद हो गए। पीडब्ल्यू के ठेकेदार हो, चाहे पीएचडी के हो, चाहे कोई विभाग के हो, अभी तक मुश्किल से चुकाए जा रहे हैं इस साल के बजट में पैसा लेकर के। क्योंकि आपके वक्त में आप डेफिसिट में थे, लाइबिलिटी थी आपकी पीडब्ल्यू के अंदर भी, तब भी आपने प्रोविजन पूरा नहीं कर पाए लाइबिलिटी चुकाने के लिए। 50% प्रोविजन नहीं किया आपने और 900 के आसपास करोड़ रुपये रखा आपने नए कामों के लिए। और चुनाव के पहले आपने चुनाव जीतने के लिए बाकायदा उसको बिना कोई सोचे समझे आप काम का ऑर्डर निकालते गए। ये तो कागजों का था, मैं क्या कहूँ आपको। पर हमने किसान के लिए जो कृषक योजना, कल्याण योजना बनाई है, 1,000 करोड़ रुपये रखे हैं। ये वन टाइम सॉल्यूशन की तरह नहीं है, ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। ये कल्याण कोष है जो इसका रिवॉल्विंग फंड रहेगा, परमानेंट इंस्टीट्यूशन की तरह इसका इंतजाम होगा। आने वाले वक्त में और पैसा बढ़ाया जा सकेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार महिला शक्ति के लिए हमने जो रखा है 1,000 करोड़ रुपये, वो भी रिवॉल्विंग फंड के रूप में होगा। जरूरत के अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए नई नई योजना आएगी, उस पर वो खर्च किया जाएगा। युवाओं के लिए मैंने कहा आपको, आपके वक्त में 2-3 हज़ार नौजवानों को कर्जा मिला था रोजगार के लिए,
प्रतिवर्ष हम लोगों ने 1 लाख रखा है 5 साल के लिए। इस साल 25,000 नौजवानों को 1 लाख रुपए तक ऋण मिलेगा, 4% ब्याज की दर से मिलेगा। ये हमने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट सामाजिक और मानवीय पहलू लिए हुए हैं, इसीलिए हमने गली मोहल्लों में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है। बीपीएल परिवारों के लिए कन्यादान या हथलेवा के रूप में 21,000 रुपये देने की बात कही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साथियों के मानदेय में वृद्धि करी है। पालनहार आवासीय छात्रावास की नई पहल करी है। विबंधित बच्चों के लिए हाफ वे होम बनाए गए हैं। आशा सहयोगियों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहूँगा, उनका भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह ही 200 रुपये प्रति माह बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संकट हमेशा रहा है, ठीक कहा आपने, कर्जा लिया जाता है, परंतु जिस रूप में कर्जा लिया आपने और खर्च किया आपने, उसके अंदर जिस प्रकार से अनुशासन की ध्वजा उड़ाई गई है, वो चिंता का विषय होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कमिटेड लायबिलिटी थी, उसकी परवाह नहीं करी गई। और तो और आपने पिछली बार कह दिया मीटिंग के अंदर कि 40,000 करोड़ के तो ट्रेजरी बिल लंबित थे। जब मैंने उस पर बताया आपको, करीब 750 करोड़ के बिल लंबित रहे। इस प्रकार आपने बिना सोचे समझे, जैसे हमारा बजट हुआ, आपने कह दिया कि पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ा दिए, 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए। ये फिगर कहाँ से लेकर भाग गए थे? मात्र 1,800 करोड़ रुपए हुए थे उसके मध्य के अंदर, और आपने कह दिया कि किस प्रकार से 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट आने के पहले ही पेट्रोल डीजल के माध्यम से इकट्ठे कर लिए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि कमिटेड लायबिलिटी जो है 13-14 में, उसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू थी कलेक्शन, उसका 78% राशि का व्यय, जो चिंता का विषय होना चाहिए कि कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन का, टैक्स और नॉन टैक्स का कमिटेड लायबिलिटी, जिसमें सैलरी, पेंशन, तनख्वाह वनख्वाह सब आती है, आप बार बार बोलते भी रहते हैं, मात्र आपकी सरकार ने उसमें 70% आपका पैसा खर्च हो रहा था। जब हमने आपको सत्ता सौंपी उस वक्त में, और पिछली सरकार के आपके कार्यकाल में वही खर्चा, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए विशेष रूप से, कि हमारे वक्त में जब हमने सत्ता सौंपी आपको, उस वक्त में हम लोग 78% राशि का व्यय जो कमिटेड लायबिलिटी के रूप में रखते थे और खर्च होता था, अब वो 114% हो गया है। जब आप सत्ता हमें सौंपी 6 महीने पहले 114% हो गया है। इसके चलते विकास कार्यों पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा आपको, और कम पूंजी व्यय का सीधा असर भविष्य में जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी के जो आंकड़े हैं, जिसके लिए माननीय हमारे चुरू आने वाले विधायक ने बहुत जोर शोर से उस दिन बिना सोचे समझे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, माननीय उपनेता महोदय, आप चुरू जाने वाले विधायक, आपने जो बात कही उसमें कोई दम नहीं था। पता नहीं आप कहाँ से लेके आ गए थे आंकड़े, वो आंकड़े गलत थे आपके। हो सकता है कि आपने रात को ज़्यादा मेहनत की होगी, मेहनत करने तो आपकी फितरत में है, तो सुबह चूक गए होंगे आप। आपके द्वारा दी हुई किताब से रखे हैं, और मेरी चुनौती है कि वो आंकड़े अगर गलत सिद्ध कर दो तो मुझे बुला लेना आप। तो उन्होंने बहुत जोर शोर से वही बात उठाई। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने अभी कहा आपको, हमने सत्ता संभाली, 84,000 करोड़ जो 2014 में बढ़ कर के
1,30,000 करोड़ हो गया। जब मैंने आपसे सत्ता ली थी तब 84,000 करोड़ था कर्जा, जो हमने सत्ता संभाली आपसे, ठीक है। वो बढ़ करके 13-14 में 1,30,000 करोड़ हो गया। इस प्रकार आपके वक्त में 55% की बढ़ोतरी हुई कर्जे के अंदर, ठीक है। और वापिस जब सत्ता हमें मिली, अभी जब आपने सत्ता छोड़ी, वापस सरकार आपसे गई है, तब आप बताइए 3,09,000 करोड़ का कर्जा आप देके जा रहे हो। कहाँ तो 1,30,000 तक पहुँचे और कहाँ आप बता दीजिए 3,09,000 करोड़ का। अब आप कहेंगे उदय योजना, बिल्कुल ठीक करा उदय योजना, मैं स्वीकार करता हूँ। आपने अच्छी बात कही कि हम कंपनियों को वैसे छोड़ नहीं सकते थे, अल्टीमेटली तो उनसे बिजली का उत्पादन भी है और वितरण भी है, इसलिए वो आपको मजबूरी करना पड़ा। मेरा कहना ये था लास्ट पिछली मीटिंग में, पिछले वक्तव्य में, कि अगर अपन कोशिश करते केंद्र से तो हो सकता है उसमें कोई छूट मिल जाती है, इतना मेरा कहना था। वरना आपने उदय में जो 65,000 करोड़ रुपये दिए आपने, लाइब्रेरी ली आपने, मैं मानता हूँ, पर आपको जान के दुख होगा अगर उसको निकाल दें हम लोग लाइबिलिटी को, जो बिजली कंपनियों को दिए अपन ने 65,000 करोड़, तब भी आपका 90% की वृद्धि हुई है आपके कर्जे का, 90% की वृद्धि हुई है। कहाँ तो 55% हमारे वक्त में कर्जा बढ़ा। अब आप बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है जिस पे आप घमंड करते हैं, और माननीय नेता प्रतिपक्ष आपने भी कहा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, संपत्ति बनाने का एक्सपेंडिचर, उसमें भी कहाँ से कहाँ आंकड़े आप लेके आते हैं। हमारी सरकार द्वारा लिए गए ऋण का कुल 91.30% उपयोग आधारभूत संरचना में कार्य पर किया, और आपकी सरकार ने अभी जो थी जिसका आपने जिक्र किया, उसने 53.91% ही उपयोग किया है इन कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। ये तो आंकड़े मेरे नहीं हैं, जैसे आपके और आंकड़े जो आंकड़े मेरे पास में है, इसमें तो कोई गलत नहीं हो सकता, या वो चेक कर लेना। अब बताइए, कहाँ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वक्त में 91.30% रहा, और कहाँ आपकी सरकार ने 53.9% ही खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय संकट में और भी तकलीफें हैं जो आपके वक्त से शुरू हो गई थी, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, केंद्र सरकार का रुख महत्वपूर्ण होता है, टैक्स रेवेन्यू के महत्वपूर्ण अधिकार भी केंद्र के पास में हैं। शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस का ट्रांसफर पहले महीने की पहली तारीख को होता था। पिछले साल से जो सिस्टम बदला केंद्र में 20 तारीख के आसपास होने लगा है, उससे राज्यों को तकलीफ आई है। अभी मैं खुद गया था वित्त मंत्री महोदय के पास में दिल्ली में, हमने मांग करी है 1 तारीख को तनख्वाह चुकाई जाती है, अधिकांश पेमेंट होते हैं, वहाँ पे पहले सिस्टम आना चाहिए। ये हमारे लिए समस्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप केंद्र में सरकार आपकी है, हम चाहेंगे कि पहले मैंने कहा आपको, आप भी जब दिल्ली जाएं तो आप जा कर के कृपा करके हमारी भावना पहुंचाएं। आप कहेंगे तो हम आपके संग चलेंगे, वैसे आप मुझे पता है साथ ले जाओगे नहीं आप मुझे। जब मैं अस्पताल में नहीं आ सका आपने मिलने के लिए अहमदाबाद में, तो आप मुझे कैसे ले आ सकते हो। आप बीमार थे, मैंने कहा मैं जाके कम से कम गुलाब कटारिया जी बड़े सीनियर नेता राजस्थान के हैं, बीमार है, मैं जो हमारी संस्कृति संस्कार राजस्थान के जाके मैं पूछ लूँ उनकी तबीयत कैसी है। अभी आपने कहा नहीं जरूरत नहीं आने की, मैं ठीक हो गया हूँ। ये भय है, ये भय देश भर में है, खाली आपकी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी में लोग बोलने लग गए थोड़े बहुत, तो शुरू हो गया है। 2 लोग राज कर रहे हैं, 2 लोग राज कर देश के अंदर। ऐसा कभी होता नहीं लोकतंत्र के अंदर। चुनाव जीत गए, बहुत बड़ी बात है। चुनाव जीतना कितनी बड़ी बात होती है। भारी बहुमत से जीते आप लोग, एक तरफा जीते आप लोग। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो चेहरे खिलने चाहिए चुनाव जीतने के बाद में, जो खुशियाँ मनानी चाहिए थी देश के अंदर, देशवासियों को,
बीजेपी कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जीत के बाद में उस पर पेंशन क्यों लग गया, ये एक खोज का विषय है और रिसर्च का विषय है। हुआ क्या है। इतनी बड़ी जीत साफ कर दिया आपने। 25 में 25 सीटें कांग्रेस नहीं जीत पाई, कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनी। पर मुझे समझ में नहीं आता कि उस खुशियों का मना क्यों नहीं पा रहे हो, आपको किस बात का, कौन से अपराध बोध से ग्रसित है देशवासी, प्रदेशवासी, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, इस समझ के परे हैं। इतनी बड़ी जीत और कोई चेहरे पे रौनक नहीं, समझ में नहीं आता है। तो ये जो है स्थिति बनी है, सेंट्रल शेयर कम हो गया हमारा, बहुत दुर्भाग्य की बात है। 14 में वित्त कमीशन ने वित्त आयोग ने अध्यक्ष महोदय डिवोल्यूशन फंड की बात की थी कि 32 की जगह 42 मिलेगा। हम बड़े सब खुश हो गए कि राज्यों को हिस्सा मिलेगा। पर केंद्र सरकार ने चालाकी करी, 42% उनको करना पड़ा कागजों के अंदर। बाकी जो स्कीमें थी जितनी भी, जो 90% हिस्सा मिलता था केंद्र का, 10% होता था राज्यों का, कहीं 75-25 होता था, उन सबको उल्टा कर दिया। तो हमारे लिए तो वही बात है जो पहले होती थी। तो आप सोच सकते हो, इसीलिए मनमोहन सिंह जी के वक्त में जब आपकी सरकार थी, वसुंधरा जी अभी है नहीं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, वरना मैं उनको पूछता कि आप बताइए कि जब एक बार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, जब आप सरकार में थी 5 साल, उस वक्त आप ज़्यादा कंफर्टेबल थी सहयोग के रूप में केंद्र से, आपको सहयोग मिल रहा है, केंद्र सहायता मिल रही है, या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आप 5 साल रही हो अभी हाल ही में, तब आप कंफर्टेबल थी? मैं मेरे जानने का इच्छुक हूँ और वो है नहीं, कृपा करके आप मेरी मदद करें। कितना बड़ा फर्क है सोच के अंदर। दिल बड़ा होना चाहिए शासन करने वाला का। और उसी रूप में जब वाजपेयी जी थे, मुझे याद है, अकाल होगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पड़ गया। आप लोग खूब बदनाम करते थे कि कांग्रेस आती है, अशोक गहलोत आता है, अकाल पड़ता ही पड़ता है। अभी मैंने शुरुआत में मानसून की वजह इसीलिए दी है, आपके मुंह पे ताले लग गए हैं, ताले लग गए आप सबके मुंह पे, वरना फिर आप कहते कांग्रेस सरकार आई है, अशोक गहलोत आया है और अकाल पड़ गया। तो श्रीमान जी आपके लिए विशेष कि किस प्रकार से आप लोग जुमले बोलते थे उस वक्त में। परंतु वाजपेयी जी थे, हमें जाके कहा अकाल बहुत भयंकर है, मीटिंग बुलाई उन्होंने, हमें सेव किया गेहूं के रूप में, हम भूल नहीं सकते। राजस्थान के घर घर में गेहूं पहुंच गया, इतनी बोरी इकट्ठी हुई, काम के बदले अनाज, निजी काम, निजी कुएं, निजी कुंड, निजी मकान बनाओ, गेहूं ले जाओ। गेहूं मेरे घर तो पैदा हुआ नहीं था, सरकार आपकी थी वहाँ, हमें सहयोग मिला, फिर भी भिखारी करवाए वहाँ पर। आप लोगों ने सलाह दी होगी वसुंधरा जी को कि आप क्या शब्द काम लेना है, आप तो एडवाइजर रहे उनके, एडवाइजर थे आप तो। तो जिस रूप में कहा गया हमारे बारे में, हम तो सहयोग लेने गए थे, सहयोग मिला भी था, और राजस्थान में शानदार प्रबंधन ऐसा किया है, पूरे देश के लोग एक्सपर्ट हैं, वो इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में 4 अकाल लगाना पड़े और शानदार प्रबंधन हो, सब पीने के पानी का, चारे का प्रबंधन, गायों के कैंप लग रहे हों, कोई महसूस नहीं होने दिया कि 4 अकाल पड़े हैं। और तो और एक वक्त आया था 11 महीने काम खोले हमने, अगस्त से शुरू किए, अगले जुलाई तक काम खोले, रात इत्यादि में कभी नहीं हुआ था। ये आपकी सहयोग की बात है, वो मनमोहन सिंह जी कर सकते हैं, याद करो मनमोहन सिंह जी को। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से 25 से 50% से ज़्यादा खर्चा हमारा बढ़ गया, तो 32 से जो 42% वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन थी वो धरी की धरी रह गई। यहाँ तक कि केंद्र सरकार जो सेस लगाती है, सरचार्ज लगाती है,
उसमें रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसमें डिविजिबल पूल का कोई प्रावधान नहीं है। आप तो जानते हैं इन बातों को। नॉन टैक्स रेवेन्यू चाहे ऑफ शोर रॉयल्टी की हो चाहे स्पेक्ट्रम बिक्री की हो, कोई हमें हिस्सा नहीं मिलता है। और कई केंद्रीय कानून ऐसे होते हैं, पर्यावरण के हों या अन्य हों, RTE हो, जो खर्चा करना पड़ता पैसे का, वो पैसा भी हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब 40% हमें सहयोग मिलता था गवर्नमेंट को यहाँ पर, और अब जो है पिछली बार 31% में आ गए। एक और दुखद बात है, 18-19 की जो रिवाइज एस्टिमेट जो जारी हुए अभी फरवरी के अंदर, तब 1450 करोड़ रुपये कटौती कर दी गई स्टेट शेयर की सेंट्रल टैक्स के अंदर केंद्र ने। और वोट ऑन अकाउंट जब लिया गया उस दिन की बात है, तब बताया गया जो अमाउंट उससे भी कटौती करके अभी जो मॉडिफाइड बजट आया हमारी तरफ वहाँ पर दिल्ली में 2000 करोड़ रुपये और कम कर दिए गए हैं राजस्थान को। तो आप बता दीजिए, इस प्रकार से जो कटौती हो रही है केंद्र से, और तो कैंपा फंड जो है 2000 करोड़ की राशि का, वो रिलीज हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। इस प्रकार मैं सब ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष महोदय मैं फिर कहना चाहूँगा, खाली मैंने कहने के लिए नहीं कहा है, कुछ बातें ऐसी होती हो सकता नई शुरुआत करने हम जा रहे हों। जिस प्रकार आप सबका अध्यक्ष महोदय आपके अनुशासन के अंदर जो हाउस चला है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप ही बेटा नहीं चला तो कुछ तो भी आप भी करो। अध्यक्ष महोदय ने जिस निष्पक्षता से हाउस चलाया है, डिसिप्लिन मेंटेन किया है, लंबे अरसे बाद में देखने को मिला है। अध्यक्ष महोदय, गाड़ी पटरी पे उतार दी इन लोगों ने, नेगेटिव इम्पैक्ट चला है। नोटबंदी और बाद में जो माहौल बनाया आप लोगों ने, पूरी तरह गाड़ी पटरी पे उतरी रही, और उसका परिणाम है अब हमें कई कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि वो गाड़ी पटरी पे वापस आए। अब बताइए ना, वसुंधरा जी ने कहा 14-15 यही साल जैसे हमारा साल है, प्रथम साल, आप तो मौजूद थे, मैं आपकी जगह नहीं पड़ोस में बैठा हुआ था यहाँ पर। तब उन्होंने क्या कहा मॉडिफाइड बजट में, वसुंधरा जी बोल रही हैं कोट, अफसोस की बात है इतना कर्ज लेकर भी इसको प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नहीं लगाया, बल्कि परिवार के एक लापरवाह मुखिया की तरह केवल राजस्व खर्चे बढ़ाने में ही उपयोग किया गया। ठीक है, ठीक है, ये तो कायदे है, ये तो मैं कोट कर रहा हूँ उनको। अब आप बताइए मुझे, जो मैंने अभी आपको बताया कि 9-10 से 13-14 तक है शासन आपका था, और आपने जो हमें कहा गया कि लापरवाह मुखिया की तरह मेरे बारे में मेरा बड़ा ध्यान रखते वसुंधरा जी, विशेष रूप से ध्यान रखती, इसलिए वो उन्होंने इशारा करते हुए लापरवाह मुखिया में कहलाया सदन के अंदर। और अब आप बता दीजिए 91% पूंजीगत कार्यों पर खर्च की गई, ऋण इनकी अदायगी वो निकालने के बाद में भी, उदय के बाद में। और ये जो है ऋण और अन्य दायित्व जो है उसकी बढ़ोतरी हुई है, वो हमने 91% खर्च की है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, हमने खर्च करी है। और आपने जो मैंने पहले आंकड़े दे दिए आपको 53.91%, तो कहा तो 91% और कहा 53.91% आपके वक्त में पूंजीगत कार्यों में, संपत्ति निर्माण में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च हुआ है। तो मैं पूछना चाहूँगा आज, बताइए परिवार का कौन सा मुखिया लापरवाह है या था, समझ सकते हो आप। ये तो फिक्र है,
ये आंकड़े हैं, मैं अपनी तरफ नहीं बोल रहा हूँ कि 90%, 91% हमने खर्च कर रहे हैं। और वो कह रही लापरवाह मुखिया के रूप में तो वो सिद्ध हुई है, और वो मुझे ब्लेम कर रहे थे। बता दीजिए आप, भाई आपने रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं? कुछ तो कह सकते थे, आप कान में कह सकते थे उनको, कुछ भी कह सकते थे। आपका तो बड़ा अधिकार है उनके ऊपर रहा है। राजेंद्र राठौड़ साहब, आपने हाउस में कहा फिस्कल डेफिसिट पूर्व सरकार के कार्यकाल में 3% अधिक रहना बताया, जिसमें यह नहीं बताया कि यह कुल कर राजस्व या कुल शुद्ध ऋण का 3% अधिक रहा है। FRBM एक्ट किसने बनाया? 5 बना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यूँ तो आपकी याददाश्त तो ठीक है, और शेखावत साहब के वक्त से ही आपने जो ट्रेनिंग ली उनकी, इसलिए आप अच्छे पार्लियामेंटरी में अच्छे हैं। मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक बैठते हैं, घर पे मेहनत करते हैं, रात को गाने गाते हैं। अब आप बताइए, FRBM एक्ट की मंशा के अनुरूप फिस्कल डेफिसिट 3% रखना अपेक्षित है। FRBM एक्ट की मंशा के अनुरूप फिस्कल डेफिसिट 3% रखना अपेक्षित है, जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का 3% होता है, न कि रेवेन्यू और नेट बोरोइंग का जो आपने कहा। बताइए आप क्यों सदन को गुमराह करते हो? आप जानते हो कि समझ नहीं पाएंगे। अरे समझने वाले बहुत हैं हमारी पार्टी के अंदर, सब समझने वाले बैठे हैं यहाँ पर, तभी हम यहाँ आए हैं, तभी जीत के आए हैं। समझदार हैं हम लोग, समझते हैं आप क्या बोल रहे हो। आप रेवेन्यू की बात करते हो, कुल शुद्ध ऋण की बात कर रहे हो, और ये GDP का 3% होता है। दूसरा, रेवेन्यू डेफिसिट 29,000 करोड़ हो गया, ये भी आपने कहा। FRBM में डॉक्यूमेंट प्रश्न संख्या 9, क्या बात है 9, जो मतलब कोई ना तो पढ़ता है ना पढ़ने की। पर 9 कॉलम 10 में रेवेन्यू डेफिसिट 24,824 करोड़ बताया। वही 13 फरवरी 2019 को वोट ऑन अकाउंट के समय दिए वक्तव्य में रेवेन्यू डेफिसिट 24,824 करोड़ 51 लाख बताया। ये 29,000 का आंकड़ा कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये आया है रेवेन्यू डेफिसिट वर्ष 18-19 के संशोधित अनुमान आदि में 24,824 करोड़ ही है, जो वर्ष के अंत में पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंध की वजह से ये लगभग 29,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये जवाब है उनका। अब आप पढ़ लेना, घर जाके पढ़ना, अब वापस पढ़ लेना। प्रणाम। ये तो एक पुस्तकों के आंकड़ों से बता रहा हूँ। एक बार माननीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है, बजट प्रावधान 16,000 करोड़ कई माननीय सदस्यों ने भी इसको उठाया है कि कैसिडेंट मिलना शुरू हो चुका है। 16,000 करोड़ में रखा है। खरीफ सीजन में 9,34,777 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब तक 2,239 करोड़ रुपए की साक्ष्य माह स्वीकृत हो गई है। 31 अगस्त तक का होता है इसमें लक्ष्य, वो हम पूरा कर देंगे। गौशालाओं के अनुदान, इसके लिए भी हमने पहले आपने 6 से 9 महीने खाली बढ़ाया, कागजों का अंदर बढ़ाया। गो भक्त का तो आपने दे रखा है, क्या भी गो भक्त? हम लोग गो भक्त है ही नहीं। और काम ऐसा करते हो कि गौशालाओं को मदद करते नहीं हो आप लोग। कागजों में बता दिया 6 से 9 महीने किए नहीं। हमने आते ही फैसला किया कि हम 9 महीने देंगे, गौशालाओं को अनुदान देंगे, 9 महीने देंगे। और प्रोविज़न जो है हमने बढ़ा करके गत वर्ष की तुलना में 81% बढ़ा दिया है। 81% बढ़ा दिया। 508 करोड़ रुपये रखा है हमने उनके लिए, और 158 करोड़
81 लाख अनुदान वितरित किया जा चुका है। ये मैं जानकारी के लिए कहना चाहूँगा। बेरोजगारी भत्ता की बात आपने कही, बड़ा अच्छा आपका सोच है। उसका हमने 5 गुना बढ़ाया है। पहले 600 या 650 मिलते थे, अब हमने 3000 रुपये किए हैं, और महिलाओं के लिए किए हैं 3500 रुपये किए, दिव्यांगों के लिए 3500 किए। वो तो मैंने बता चुका हूँ बजट के अंदर आपको। पर मैं जो कहना चाहूँगा आपको कि 18-19 में 25 करोड़ रखे गए थे आपने 25 करोड़ रखे, हमने 524 करोड़ रखे हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए। मैं कहना चाहता हूँ जो 21 गुना है, 21 गुना ज़्यादा पैसा रखा हम लोगों ने। और पूर्व में जो पंजीकृत थे आपके वक्त में, उनको हमने बढ़ावा दे दिया है, और ये निरंतर प्रक्रिया चालू रहेगी आगे भी। मैं कहना चाहता हूँ आपको। माननीय सदस्यों ने कई तरह से हमें सुझाव दिए थे, डिमांड्स पे भी और फाइनेंस बिल पे भी। मैं कहना चाहूँगा उन सब सुझावों को उसी रूप में लेंगे। हर क्वेश्चन का, हर जो आपकी भावना उसका, तो मैं उसको सभी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँगा। तो आप निश्चिंत रहें, सदन की जो भावना होगी, माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे, तमाम उन सुझावों को जो राज्य हित में हैं, प्रदेश हित में हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को सपोर्ट करते हैं, हम लोग कमी नहीं रखेंगे काम करने के अंदर। और इतिहास रहा हम लोगों का, पिछली बार सरकार थी तब भी हमने जो कहा वो करके दिखाया था। हालांकि वो आपको रेवड़ियाँ लगी थी, रेवड़ियाँ बट रही राजस्थान के अंदर। वो रेवड़ी नहीं थी, वो रेवड़ियों ने वापस जिता के हम लोगों को भेजा है। वो रेवड़ी नहीं थी, वो जन कल्याणकारी के काम थे, चाहे पेंशन के हो, चाहे दवाएं फ्री हो, जिसको आपने भामाशाह कार्ड के माध्यम से योजना को लागू करके एक नई मिसाल कायम की है। हम उसको रिव्यू करवाएंगे योजना को। भयंकर करप्शन हो रहा है उसके अंदर। तमाम कई प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे भी हैं, 1000 माननीय अध्यक्ष महोदय अगर कोई ऑपरेशन होता है तो एक जिले में एक अस्पताल में 900 हो रहे हैं और 100 हो रहे राजस्थान भर के अंदर। इस प्रकार से जो कई शिकायत आ रही है, हम जांच करवाएंगे। आयुष्मान भारत सरकार की योजना है। हम चाहेंगे कि फ़ायदा जो है, चाहे वो भामाशाह कार्ड वालों को हो, चाहे आयुष्मान भारत को हो योजना को हो, और चाहे हमारी दवा फ्री की योजना हो, हम चाहेंगे कि अछूता कोई नहीं रहे, सबको लाभ मिले। पर जरूरत पड़ने पर भामाशाह की जो योजना है, जिस प्रकार शिकायतें आ रही, उसको हम लोग जाँच करवाना चाहेंगे, जिससे कि कम से कम भविष्य के अंदर नीति स्वार्थ लोग उसका लाभ नहीं उठाएं। मंशा अच्छी हो सकती है। हमने फ्री मेडिसिन की तो आपकी तो सरकार में सब नाम बदले गए हों, टॉयलेट बंद किए हों, रिफाइनरी के, रेलवे के, मीमोकोट फैक्ट्री के, वो तो आपके फितरत भी हैं। मेट्रो का सब काम बंद कर दिया हमारे। तो इस योजना को भी आप दवाएं फ्री थी, उसको मजबूत करने के बाद में बजाय कैसे आप उसको चालू रख सकते थे, उसको तोड़ मोड़ दिया। और माननीय जब उस वक्त मंत्री बने थे तब तो हमारे एक अधिकारी को बुला के कहा गया कि इसमें 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो पैसा कहाँ पहुँचा? जिस अधिकारी ने योजना बनाई थी तो उस अधिकारी को कहना पड़ा माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी को, मंत्री जी आप तो बात करते हो 150 करोड़ की, मैंने होली दीपावली पे मिठाई का पैकेट भी लिया हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बताइए आप। अरे इस प्रकार की शानदार योजना पूरे देश के अंदर जिसका नाम हुआ है, वर्ल्ड WHO ने तारीफ करी हो, मोदी जी ने टीम भेजी हो यहाँ पर इसकी समझने के लिए, आयुष्मान भारत उसी को देख के लाए हैं वो, और आप लोग उसको इस प्रकार से आप अधिकारी पे बताओ ये पैसा कहाँ पहुँचा है जिसे मिठाई का पैकेट भी नहीं लिया हो। ये बातें भी आपके वक्त में शुरुआत हो चुकी थी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात तो क्या कहूँ, क्योंकि काफ़ी हमारे साथी बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ
पॉइंट तो काफ़ी है, पर मैं चाहूँगा कि जो मैंने कहा, जो भी मेरे पास सुझाव आएंगे उनको मैं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा, और कुछ घोषणाएं जो है मैं करना चाहूँगा, कुछ घोषणाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे 6 महीने बाद में वापस बजट पेश करना है। 6 महीने बाद में पेश करना वापस पूरा बजट, इसलिए सब काम तो माननीय अध्यक्ष महोदय घोषणा में हो नहीं सकते, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भावनाएं थी माननीय सदस्यों की, उसके अनुसार मैं कुछ फैसले करूँ। बाकी रह जाएंगे उनको मैं आगे देखूँगा, जब फरवरी मार्च में आएगा बजट 6 महीने बाद में, तब उसको पूरा करेंगे, पर जितना संभव होगा उसमें कमी नहीं रखेंगे। और बजट का प्रबंधन वित्तीय प्रबंधन भी ऐसा करेंगे जिससे कि ये सब काम इम्प्लीमेंट भी हो। घोषणा करना माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा। शासन समाप्त होगा उसके बाद में मैं चाहूँगा कि हम लोग उस काम में लगे जो हमने आपसे सदन में वादे किए आपसे। बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों की विभिन्न मांगों के क्रम में अब मैं कुछ नवीन घोषणाएं करना चाहूँगा। बांदीकुई एवं सिकंदरा जिला दौसा, बेरोड एवं लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, तिवरी मथानिया जिला जोधपुर, हतमसर तहसील एवं जिला झुंझुनू, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया जाएगा। राजसमंद जिले के रेल मगरा, जयपुर जिले के जम्वा रामगढ़, बारा जिले के शाहबाद, नागौर जिले के नावा कस्बे में नवीन महाविद्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी सदन के कई मान्य सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में नवीन महाविद्यालय खोलने एवं वर्तमान महाविद्यालय को क्रमबद्ध करने की मांग की है। इन सभी प्रस्तावों का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा और जहां जस्टिफाई आवश्यकता होगी वह नवीन महाविद्यालय खोले एवं क्रमोन्नत किए जाएंगे। प्रदेश के 7 राजकीय महाविद्यालयों पोखरण जैसलमेर एवं जैसलमेर मुख्यालय, कामा भरतपुर, ब्यावर अजमेर, राजकीय महाविद्यालय नागौर, कन्या महाविद्यालय नागौर, बांगड़ महाविद्यालय टीजवाड़ा में उर्दू साहित्य विषय प्रारंभ किया जाएगा। राज्य के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर में शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 को तरुणावस्था में ही अपने प्राणों की बलिदान देने वाली कालीबाई भील की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्राओं के लिए चल रही विभिन्न स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत किया जाकर वर्तमान में वंचित अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 7,000 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जाएगा। राज्य के 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। इस वर्ष भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती देश भर मनाई जाएगी। श्री राजीव गांधी ने 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायत राज एवं स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण, 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार, 21वीं सदी में प्रवेश के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का विस्तार जैसी अभूतपूर्व निर्णय लिए थे। युवा पीढ़ी को इनकी सोच से प्रेरणा मिलती रहे, इस हेतु इस वर्ष 20 अगस्त जन्मदिवस से अगले 1 वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोहावट जिला जोधपुर और मालाखेड़ा जिला अलवर में नवीन उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे। उप तहसील देलवाड़ा जिला राजसमंद, उप तहसील मनिया जिला धौलपुर, उप तहसील सिकरी जिला भरतपुर, उप तहसील नारायणपुर जिला अलवर, उप तहसील सुरोट जिला करौली को तहसील में क्रमोन्नत किया जाएगा।
अलवर जिले की तहसील थानागाजी के कस्बा प्रतापगढ़ एवं खेरली मंडी में नवीन उप तहसील कार्यालय खोला जाएगा। आदिवासी क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ की वर्तमान क्षमता को 150 सेवाओं से बढ़ा करके 300 किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में अब 500 सेवाओं की जगह 1000 सेवाओं की बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश में 10 की जगह 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा। प्रदेश में 50 की जगह 100 नवीन पीएचसी खोले जाएंगे। रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, मेरठ सिटी, नागौर, लक्ष्मणगढ़, सीकर सहित प्रदेश में 5 की जगह 10 नवीन ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। कोटपुतली, जयपुर एवं केकड़ी, अजमेर के चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश में एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित राजकीय छात्रावासों में दे मेस भत्ते में वृद्धि करते हुए मैं इसे 2000 प्रति माह बढ़ा करके 2500 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोह पूर्वक मनाने एवं इस दिन का ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा। भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की तर्ज पर क्राफ्ट एवं डिजाइन के क्षेत्र में डिग्री प्रदान कर सके, इसके लिए अधिनियम बनाया जाएगा। जोधपुर शहर में स्थित नया तालाब के पुनरुद्धार कार्य हेतु 7 करोड़ 84 लाख रुपए, बायरी के तालाब और गंगालय तालाब जोधपुर शहर के पुनरुद्धार एवं मरम्मत के कार्य हेतु डीपीआर बनाई जाएगी, जिसके लिए 20 लाख का प्रावधान किया जाता है। मंडोर उद्यान परिसर में नागादड़ी पहाड़ी के विकास एवं सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे, जिसके लिए 13 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है। जोधपुर शहर में जोजी नदी में साल भर पानी की उपलब्धता एवं सौंदर्यीकरण के लिए रिवर फ्रंट बनाने हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। रायकबाग स्थित जोधपुर बस स्टैंड, जो पिछली सरकार जब हमारी थी तब हमने जो प्लान बनाया था वो ठंडे बस में चला गया, और पुनः हम लोगों ने तय किया है कि फल सब्जी मंडी को वहाँ खाली करवा करके आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इसे रायकाबाग रेलवे स्टेशन से फुट ब्रिज द्वारा जोड़ा जाएगा। पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मंडावा विधानसभा क्षेत्र के शेष 114 गाँवों को कुमाराम लिफ्ट परियोजना जोड़ने हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। विधानसभा के जिस भवन में आज हम सब बैठे हैं, वहाँ एक आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, जो राजस्थान राज्य के निर्माण में भागीदार रहे निर्माताओं के योगदान सहित प्रदेश के राजनीतिक आख्यान को भी प्रदर्शित करेगा। चौटन रोड रेलवे फाटक बाड़मेर एवं जालोर शहर में नवीन आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। काफ़ी पैरवी करी आपने। भरतपुर आगरा वाया अचनेरा रोड को राजस्थान सीमा तक 20 किलोमीटर की लंबाई में चौड़ा करने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। ओशिया जोधपुर 33 kV जीएसएस की स्थापना की जाएगी। नवीन औद्योगिक नीति 2019 शीघ्र जारी की जाएगी। आज वर्ल्ड टाइगर दिवस है। राजस्थान में टाइगर की बढ़ती संख्या को देखते हुए रणथंभौर के निकट बूंदी और रामगढ़ ब्रितानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का सुझाव जो दिया गया है, उसको परीक्षण करवाया जाएगा। भामाशाह योजना के लागू होने के समय से ही इसी कार्य प्रणाली एवं क्रियान्वयन को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संदर्भ में एक मंत्री स्तर का समूह बनाकर इसकी जांच एवं पुनर्निरीक्षण कराया जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की एक नई श्रेणी हाल ही में बनी है। इस श्रेणी के व्यक्तियों को लाभ दिए जाने की शर्तों में प्रारंभिक कठिनाई आ रही है, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस पॉइंट को उठाया भी है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक मंत्री समूह गठन किया जाएगा। विधानसभा के माननीय सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास व उसकी नियमित मेंटेनेंस के बारे में विभिन्न समस्याएं रहती है। मित्रता की दृष्टि से सुझाव भी दिया जाता है कि माननीय विधायकों को बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाकर फ्लैट आवंटित किए जाए।
इसी प्रकार माननीय विधायकों के वेतन, भत्ते, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, यात्राएं इत्यादि मुद्दों पर भी यूपी की मांग उठती जा रही है। उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर विचार कर एक स्थायी फॉर्मूला सजेस्ट करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाएगी, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, जो अन्य राज्यों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर एक दीर्घकालीन रिपोर्ट पेश करें, जिससे कि उक्त सभी सुविधाएं व्यवस्थागत तरीके से निश्चित अंतराल तक उपलब्ध हो सके। ये समिति पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के बारे में भी सुझाव दे सकेगी। शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हमने अपने वर्ष 8 से 13 के कार्यकाल में जो भी नई घोषणा की थी और जो अधूरी है, चाहे गत सरकार ने रोकी हो या अन्य कारणों से रुकी हुई हो, उन सबको अब पुनः हाथ में लेकर पूरा किया जाएगा। बाजरा तहसील के 15 बारानी गांव और नॉर्थ तहसील के 14 बारानी गांव, जो कि सिद्धमुख नहर परियोजना की नोहर फीडर एवं सावा लिफ्ट कैनाल से वंचित रह गए थे, को भी इस कमान क्षेत्र में शामिल करने के लिए DPR बनाने का निर्देश दिया जाएगा। वर्ष 2013-14 में हमारी सरकार ने 15 स्थानों पर चरणबद्ध रूप से नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। आप शायद शिफ्ट कर दिया आपने चूरू के अंदर, करना ही था, वो तो करना था कि नहीं करना था, बताइए। केंद्र सरकार के 60-40 सहयोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनमें शेष रहे स्थानों अलवर, बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़ की DPR बनी जाएगी और साथ में सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, जैसलमेर, करौली, सिरोही, ये तमाम जगहों से मांग आ रही है। इनको फिर स्तर पर भारत सरकार की बातचीत चल रही है हमारी, और 60-40 रेशियो से हम चाहेंगे अधिकांश जगहों पर ये फेज स्तर पर ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे शुरू हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले अभी बजट के अंदर मैंने 10 जुलाई को कैप्टिव पावर प्लांट पर विद्युत शुल्क की दर को 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 1 रुपये प्रति यूनिट किया गया था, किंतु राज्य में उद्योगों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को, आपने भी इस मुद्दे को उठाया था, भार को मद्देनजर रखते हुए और विद्युत शुल्क की दर 1 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 60 पैसे प्रति यूनिट किए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। परिवारजनों के बीच पारिवारिक पैतृक संपत्ति का विभाजन स्वादपूर्ण वातावरण हो, इसके लिए मैंने इस वर्ष के बजट में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी को पूर्णतः माफ़ करने की घोषणा की थी। चूँकि इसमें पंजीयन अनिवार्य है, इसलिए मैं अब इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 1% घटाकर टोकन राशि के रूप में 1000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। कंपनियों के अमलगमेशन व डीमर्जर के आदेशों पर देय स्टैम्प ड्यूटी में राहत प्रदान करते हुए इसकी अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। अच्छे सुकन हो गए, सुकन अच्छे हो गए, सब काम टाइम पे होंगे, बजट बहुत ढंग से लागू होगा, अच्छा सुकन हो गया है। ये कोई बाद में करें, छोड़ दो। मेरे द्वारा बजट में माता पिता द्वारा अपनी संपत्ति का संतान के पक्ष में सेटलमेंट करने पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी को माफ़ करने की वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है। चूँकि इसमें पंजीयन अनिवार्य है, पंजीयन अब इन दस्तावेज के टोकन राशि के रूप में 1000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। अचल संपत्ति महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के उद्देश्य से 1/3/19 को पत्नी के पक्ष में निष्पादित भेंट पत्र पर स्टैम्प ड्यूटी को पूर्णतः माफ़ कर दिया गया था। चूँकि इसमें पंजीयन अनिवार्य है, इसलिए मैं अब इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 1% घटा करके टोकन राशि के रूप में 1000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ।
बजट में उपनगरीय एवं अन्य मार्गों की स्टेज कैरियर बसों के लिए सुझाव आया था। 300 किलोमीटर प्रतिदिन संचालन पर 300 रुपये प्रति सीट प्रतिदिन, तो 300 किलोमीटर से अधिक संचालन में 560 रुपये प्रतिदिन प्रति सीट आरोपित किया गया था। मैं अब इन मार्गों के लिए 3 श्रेणियाँ बनाकर उपनगरीय मार्गों की बसों पर 150 किलोमीटर तक 200 रुपये प्रति सीट प्रतिदिन, 150 से अधिक किंतु 300 किलोमीटर तक 250 रुपये प्रति सीट प्रतिदिन और 300 किलोमीटर अधिक के लिए 350 रुपये प्रति सीट प्रतिदिन आरोपित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। अन्य मांगों के लिए उपरोक्त दूरियां हेतु क्रमशः 250 रुपये, 300 रुपये तथा 550 रुपये प्रतिदिन प्रति सीट की दर से प्रस्तावित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान में धरोहर संरक्षण और इसकी प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के महापुरुषों, योद्धाओं, संत महात्माओं, स्वतंत्र सेनानियों पर बनाए गए 48 स्मारकों पैनरमों के निर्माण का कार्य पिछली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 36 स्मारक पैनरमाएँ पूर्ण हो चुकी है, 12 निर्माणाधीन हैं जिनकी सूची संलग्न है। आप क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने इन तमाम परियोजनाओं को स्वीकृत तो कर दिया पर इनके रख रखाव के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया। मैं इन तमाम स्मारकों पैनरमाओं के रख रखाव, प्रबंधन व संचालन के लिए राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण को इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। मुगल शासकों एवं मारवाड़ शासकों के बीच में गिरी पाली में एक निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें आम जनता ने मुगलों को भगाया। उस ऐतिहासिक जगह पर एक पैनोरमा बनाया जाएगा जिस पर 50 लाख खर्च आएगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पैनोरमा जो है जिस सूची में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, राणा सांगा पैनोरमा खानवा जिला भरतपुर, गुरु जमेश्वर पैनोरमा पीपासर जिला नागौर, लोक पूज्य देवता तेजाजी पैनोरमा खरनाल जिला नागौर, वीर अमर सिंह राठौर पैनोरमा जिला नागौर, बूढ़ा पुष्कर फीडर निर्माण जिला अजमेर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्रीय स्मारक धानकिया जयपुर, करणी माता पैनोरमा देश बाबा रामदेव की पैनोरमा जिला जैसलमेर, संत सुंदरदास पैनोरमा जिला दौसा, हाड़ौती पैनोरमा जिला बारा, संत पीपाजी पैनोरमा जिला झालावाड़, स्वतंत्रता सेना संग्राम पैनोरमा अहुआ जिला पाली, वार मेमोरियल सैन्य शक्ति स्मारक दोरासर जिला झुंझुनू, संत हरिदास पैनोरमा चित्तौड़ी खेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, लोक देवता पाबूरी पैनोरमा कोलू जिला जोधपुर, नागरीदास जी पैनोरमा किशनगढ़ जिला अजमेर, कालीबाई पैनोरमा मांडवा जिला डूंगरपुर, माँ बलिदानी पन्ना धाय पैनोरमा कमेरी जिला राजसमंद, हसन खां मेवाती का पैनोरमा जिला अलवर, बप्पा रावल पैनोरमा मटाठा जिला उदयपुर, महाकवि माघ व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त पैनोरमा भीनमाल, महाराणा राज सिंह पैनोरमा जिला राजसमंद, धन्ना भक्त स्मारक धुआंकल्ला जिला टोंक, राष्ट्रीय जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मानगढ़ जिला बांसवाड़ा, कृष्ण भक्त अली बख्श पैनोरमा मुंडावर जिला अलवर, मावजी महाराज पैनोरमा बैनेश्वर धाम जिला डूंगरपुर, निम्बगाचार्य पैनोरमा सलामाबाद जिला अजमेर, गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा नरेना दूदू, लोक पूज्य देवता गोगोजी पैनोरमा गोगामेडी हनुमानगढ़, धौलपुर पैनोरमा धौलपुर, चालक नेची पैनोरमा चालकना जिला बाड़मेर, गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा बूढ़ा जोहर राजश्री नगर जिला गंगानगर, राजा भरथरी पैनोरमा जिला अलवर, भगवान श्री परशुराम मार्तकुंडिया जिला चित्तौड़गढ़, भगवान देवनारायण पैनोरमा मालाशेरी जिला भीलवाड़ा, महाराणा कुंभा पैनोरमा मालियावा जिला राजसमंद, भक्त शिरोमणि करमेतीबाई खंडेला जिला सीकर, श्री शैन महाराज पैनोरमा पुष्कर जिला अजमेर, राव शेखाजी पैनोरमा शाहपुरा जिला जयपुर,
गोरा बादल पनोरमा जिला चित्तौड़गढ़, झाला पन्ना पनोरमा बड़ी सादरी जिला चित्तौड़गढ़, शहीद रूपाजी कृपाजी पनोरमा गोमीपुरा बेगू। कई का काम अभी तक चल रहा है, अधूरा है, उसको भी मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार पहले काम पूर्ण हुए हैं उस रूप में इनको पूरा करवाया जाएगा। और मीराबाई ये पनोरमा जो पूर्ण हो चुके हैं, मीराबाई स्मारक मीरता नागौर, महाराजा सूर्यमल स्मारक भरतपुर, नंदेश्वर धाम चिलू जिला जालोर, सावा सरोवर सावा जिला चूरू, हाड़ी रानी स्मारक सलूम्बर जिला उदयपुर, बूढ़ा पुष्कर सरोवर विकास जिला अजमेर। ये काम पूरे हुए हैं, बाकी काम चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं माननीय सदस्यों से विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। राजस्थान वित्त विधेयक 2019। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।